वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि पार्ट 5 में मैंने आपसे कहा था कि हम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड रूल्स भी कवर करेंगे, तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम रूल्स को स्टार्ट करेंगे, बट कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशंस ये कि हम सिर्फ रिस्पेक्टिव रूल्स और जो कि रेलिवेंट रूल्स है सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। मोर और लेस बाकी भी आप देखेंगे तो उसमें ऐसा कुछ इतना आपको रेलिवेंट मिलेगा नहीं। तो शॉर्ट टाइटल इन कमेंसमेंट विच इज़ रूल 1 हम स्किप कर सकते हैं, रूल 2 हम स्किप कर सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम बात करें रूल 3 की, विच स्पीक्स अबाउट फीस और अलाउंसेस फॉर मेंबर्स ऑफ इंटरनल कमेटी, इट सेज the member appointed from amongst non-government organizations shall be entitled to an allowance of 200 rupees per day. 200 rupees per day. This is something you need to take care of. See, what we have studied in these previous videos, that you are supposed to have an internal committee wherein minimum of 4 members are required. One of them would be your presiding officer. So all those who are from or within the organization are not supposed to get any fees or allowances, but for the members who are not from the organization but as an outsider they are assisting you, so they are supposed to get fees or allowances. So how much they can be paid? They can be paid for an allowance of rupees 200 per day for holding the proceedings of the internal committee. अगर आप इंटरनल कमेटी की प्रोसीडिंग्स होल्ड कर रहे हैं, देन यू आर सपोज टू गेट 200 rupees for one day, and along with that the reimbursement of travel cost incurred in traveling by train in 3-tier air condition or air conditioned bus or and auto rickshaw or taxi, or the actual amount spent by him on travel, whichever is less. So you need to compare your actuals with the entitlement. Whichever is less you need to approve the same. So आप 200 रुपये पर डे के लिए एलिजिबल है। अलॉन्ग विद दैट आपकी जो एक्चुअल ट्रैवलिंग कॉस्ट है, इफ़ इन केस ट्रैवल इंक्लूड है आपके कमेटी मेंबर्स का, फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर रिजाइडिंग or from the place where their offices are to the place where they need to hold the proceedings. The employer shall be responsible for payment of allowances referred to in sub rule 1. Obviously allowances अगर ड्यूटी है एम्प्लॉयर की और वो उनकी इंटरनल कमेटी में आप रोल प्ले करें तो डेफिनेटली फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी, आप बात करें तो एम्प्लॉयर की ही रहेगी. क्वाइट कॉमन टू अंडरस्टैंड. Rule 4 says person familiar with issues relating to sexual harassment. क्योंकि उसमें बात करी गई थी कि जिस भी एक्सटर्नल मेंबर जो भी आईसी का पार्ट रहेंगे उनका कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, तो यहाँ पर उसके बारे में बात की गई है. यहाँ पे बोलते हैं कि पर्सन फेमिलियर विद द इश्यूज रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7. तो सेक्शन 7 में ये बात करी गई थी, उसके रेफरेंस में रूल 4 बोलता है कि वो पर्सन विल बी अ पर्सन हु हैज एक्सपर्टीज ऑन द इश्यूज रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट एंड मे इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग. तो फर्स्ट कि या तो ऐसा कोई पर्सन हो जिसके पास बैकग्राउंड रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट हो, या फिर बिलो मेंशन कैटेगरी में से भी कोई हो सकता है, विच इज a social worker with at least 5 years experience in the field of social work, which leads to creation of societal conditions favorable towards empowerment of women and in particular in addressing workplace sexual harassment. तो ये बैकग्राउंड अगर इस तरह का कोई सोशल वर्कर है जिसका इस तरह का बैकग्राउंड है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट और सेफ्टी से रिलेटेड, वुमेन वर्कप्लेस सेफ्टी से रिलेटेड या सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर वो पहले काम कर चुके हैं और एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको, तो ऐसे लोगों को भी आप एज एन एक्सटर्नल मेंबर अपनी आईसी में रख सकते हैं. या फिर अ पर्सन हु इज फेमिलियर विद लेबर, सर्विस, सिविल और क्रिमिनल लॉ. तो स्ट्रेट अवे ऐसे लोग जो या तो लेबर लॉज जानते हैं या सर्विस लॉज या सिविल लॉज या क्रिमिनल लॉज के एक्सपर्ट हैं या उनको नॉलेज है या उनका बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों को भी आप इसका पार्ट रख सकते हैं, सो दैट
कल को जहाँ पे भी लीगैलिटी आएगी तो दे विल बी इक्विप्ड इनफ टू एडवाइस यू विद रिगार्ड्स टू फर्दर प्रोसीडिंग्स। रूल 5 स्पीक्स अबाउट फीस और अलाउंसेस फॉर चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ लोकल कमेटी। तो अभी हम इसको फॉर द टाइम बिंग स्किप कर रहे हैं, क्योंकि चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ लोकल कमेटी का हमारे स्कोप में एज एन एम्प्लॉयर नहीं आता। वी आर नॉट सपोज टू स्टडी कि वो क्या है क्या नहीं, बिकॉज दैट विल बी डायरेक्टली डील बाय गवर्नमेंट्स उस रिस्पेक्टिव स्टेट की, तो हमें उसमें अभी इंटरफेयर नहीं करना। सो आई विल बी स्किपिंग रूल 5। द इम्पॉर्टेंट रूल इज रूल 6 विच स्पीक्स अबाउट कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इसको हम थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे सो दैट हमें उसका इंटेंट समझ में आए। तो इट सेज दैट फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9, जहां पर वो कंप्लेंट अगर अग्रीव डालता है, वेयर द अग्रीव्ड वुमन इज अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट। देखिए कहीं पे भी लॉ में ये आपको बाइंड नहीं किया गया, दो हमने ये बोला है कि जो भी कंप्लेंट होगी वो इन राइटिंग होगी, बट that does not mean कि those who are not able to speak or rather read and write cannot file a complaint। तो इस रूल में उन लोगों को भी एक हैंड होल्डिंग करी गई है, जिसमें इफ दे आर अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट ऑन अकाउंट ऑफ हर फिजिकल इनकेपेसिटी अ कंप्लेंट में बी फाइल। तो वो फिजिकल इनकेपेसिटी भी हो सकती है, तो उस केस में आप कंप्लेंट उनकी जगह पर कौन कर सकता है। पर यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर अगर नॉट ओनली अबाउट फिजिकल इनकेपेसिटी, बट अगर आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो भी यहाँ पे आपको कवरेज मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सब रूल 3 में ये बात बोली गई है कि वेयर द अग्रीड वुमन फॉर एनी अदर रीजन इज अनेबल टू मेक ए कंप्लेंट। सो दैट कुड बी उनका एजुकेशन बैकग्राउंड या कोई भी ऐसा रीज़न जिसके कारण वो लिख नहीं सकते हैं, उस केस को हम यहाँ कवर करते हैं। बट एनीवेज लेट्स कम बैक टू सब रूल आई। तो उस केस में कौन कौन उनके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है? हर रिलेटिव और फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड जिनको वो ऑथराइज करते हैं, और हर कोवर्कर भी फाइल कर सकते हैं, और एन ऑफिसर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और स्टेट वुमेन्स कमीशन और एनी पर्सन हु हैज़ अ नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट विद द रिटन कंसेंट ऑफ द अग्रीड वुमेन। तो इसमें कोई भी, चाहे वो उनके रिलेटिव हो, उनके फ्रेंड हो, उनके कोवर्कर हो, या किसी कमीशन के मेंबर हो या ऑफिसर हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इंसिडेंट के बारे में नॉलेज है, विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द अग्रीड, वो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कंप्लेंट उनके, बट उसमें कंसेंट ऑफ द अग्रीड इज मस्ट। सब रूल डबल आई speaks about where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her mental incapacity। हमने ऊपर सब रूल में पढ़ा था कि फिजिकल इनकैपेसिटी, अब यहाँ पर बात करता है मेंटल इनकैपेसिटी। देखिए यहाँ पर अगर कोई स्पेशली डिसेबल्ड है या कुछ किसी भी तरह का मेंटल कुछ इश्यूज है उनके साथ, उस केस में भी ये लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट ओनली विद दोज जो कि ऑफिस जा रहे हैं या पढ़े लिखे हैं, लॉ दोनों को प्रोटेक्ट करता है। चाहे आप पढ़ लिख सकते हैं, या आप फिजिकल इनकेपेबल है या फिजिकली इनकेपेबल है, सॉरी, या फिर आप मेंटली इनकेपेबल है, आपको प्रोटेक्शन इस लॉ के अगेंस्ट लॉ में मिलती है। तो वेयर द अग्रीड वुमन इज अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट ऑन अकाउंट ऑफ हर मेंटल इनकेपेसिटी, द कंप्लेंट may be filed by her relative, friend, special educator, a qualified psychiatrist or psychologist, or the guardian or authority under whose care she is receiving treatment or care, or any person who has a knowledge of the incident jointly with her relative or friend। तो इस केस में थोड़ा सा डेविएशन है कि एनी अदर पर्सन जिसको भी कंप्लेंट करना है, बट ये यहाँ पर कंप्लेंट जो होगी वो जॉइंटली होगी। अगर मेंटल इनकेपेसिटी है और स्पेशल एजुकेटर और क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और गार्डियन और अदर
अंडर हुज केयर शी इज रिसीविंग ट्रीटमेंट और केयर। फर्क इतना ही है, बट ऑन बिहाफ ऑफ अग्रीव्ड कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। थर्ड सब रूल बोलता है वेयर द अग्रीड वुमन फॉर एनी अदर रीजन इज अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट मे बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट विद हर रिटन कंसेंट। देखिए रिटन कंसेंट तो जरूर चाहिए, क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, दो आप वही लिख रहे हैं जो इंसिडेंट है, बट क्या एज पर अग्रीव्ड लिख रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए आप पहले कंसेंट लीजिए, देन ओनली योर कंप्लेंट विल बी एक्सेप्टेड। वेयर द अग्रीव्ड वुमन इज डेड, अगर वो गुजर जाती हैं, देन इन दैट केस अ कंप्लेंट मे बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन हु हैज अ नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट विद द रिटन कंसेंट ऑफ लीगल हेयर। तो उस केस में यू आर नॉट सपोज टू फाइल कंप्लेंट ऑन योर ओन। इन दैट केस यू नीड टू हैव द consent of the legal heir of the deceased, or I should rather call it the aggrieved who is no more। आप कुछ भी कह सकते हैं, बट ओनली इन दैट केस वेयर द वुमेन और द अग्रीड वुमेन इज डेड। उस केस में यू कैन गो अहेड विद फाइलिंग कंप्लेंट्स एंड ऑल, बट ओनली विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द लीगल हेयर। तो हमने सब रूल 6 में पढ़ा है कि कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कौन कौन कर सकते हैं। फिजिकल इनकैपेसिटी के केस में कौन कर सकता है, मेंटल इनकैपेसिटी के केस में कौन कर सकता है। आपको बेसिक ये डिफरेंस याद रखना है कि दोनों केसेस में कोई भी कर सकता है, इनफैक्ट किसी भी केसेस में कोई भी कर सकता है, बट ओनली मेंटल इनकैपेसिटी में जॉइंटली होती है, और फिजिकल इनकैपेसिटी में भी कोई कर सकता है कुछ कैटेगरीज में, बट विद प्रायर कंसेंट। सिमिलरली इन एनी अदर केस भी आप कर सकते हैं, बट ओनली विद अ प्रायर कंसेंट। केसेस वेयर द अग्रीव्ड इज डेड, इन दोज केसेस आप कंप्लेंट कर सकते हैं, बट विद द कंसेंट ऑफ द लीगल हेयर। तो ये हमने क्लियरली पढ़ लिया। नाउ सब रूल रूल 7 किस बारे में बात करता है? रूल 7 बात करता है मैनर ऑफ इंक्वायरी, विच इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल to the best of my understanding. It speaks about how you will be proceeding ahead with your inquiry into the complaint. देखिए इसको मैं थोड़ा स्लो पढ़ूंगा सो दैट आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट, जब भी एज पर सेक्शन 11 आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, द कंप्लेनेंट शैल सबमिट टू द कंप्लेंट्स कमेटी। सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग योर कंप्लेंट आपको कितना कॉपी सबमिट करना है? यू आर सपोज टू सबमिट 6 कॉपीज ऑफ द कंप्लेंट। क्या आपको कंप्लेंट सिर्फ सिंपल राइटिंग में सबमिट करनी है, उसके साथ कुछ और सबमिशंस नहीं करनी? नो, आपको और भी करना है। वो चीज़ें क्या है? अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द विटनेसेस। सो आपको साथ जो भी सपोर्टिंग है अलॉन्ग विद योर कंप्लेंट, आपको वो सारी चीज़ें भी इनक्लोज करनी है अपनी एप्लीकेशन या कंप्लेंट के साथ। ये आपको याद रखना है, 6 कॉपीज आपको याद रखनी है। फर्दर ऑन रिसीट ऑफ द कंप्लेंट, कंप्लेंट मिल जाने के बाद द कंप्लेंट्स कमेटी शेल सेंड वन ऑफ द कॉपीज रिसीव्ड फ्रॉम द अग्रीव्ड वुमन अंडर सब रूल 1 टू द रिस्पॉन्डेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज। देखिए आपके पास एक बार कंप्लेंट आ गई, 6 कॉपीज आपके पास आ गई, आपको विद इन 7 डेज, क्योंकि जिसके भी अगेंस्ट आपने एलिगेशंस लगाए हैं या अग्रीव ने एलिगेशंस लगाए हैं, जब तक आप उसको राइट टू रिप्रेजेंट नहीं दोगे, अपना बात रखने का मौका नहीं देंगे उसको, तब तक इंक्वायरी स्टार्ट नहीं हो सकती। तो सिमिलरली जैसे कोर्ट काम करते हैं, उसी तरह से आपने कंप्लेंट फाइल करी और आपने उसमें से एक कॉपी विद इन 7 डेज जो भी रिस्पॉन्डेंट है, यानी कि जिसके अगेंस्ट एलिगेशंस है, उसको आप फॉरवर्ड करेंगे। आगे बोलता है द रिस्पॉन्डेंट शैल फाइल हिज रिप्लाई टू द कंप्लेंट। ध्यान रखिए हिज रिप्लाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि जो ये एक्ट है विच इज़ एब्सोल्युटली अब्सर्ड कि ये जेंडर बायस है, दोनों पे एप्लीकेबल है, विच इज़ टोटली गलत इंटरप्रिटेशन है। अगर आप एक्ट में डेफिनेशन देखेंगे तो अग्रीव्ड इज ओनली अ वुमेन, हम ये डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में। Anyways, the respondent shall file his reply to the complaint
along with his list of documents. अब उस केस में से फॉर एन एग्जाम्पल एलिगेशन लगता है कि आप या एग्रीव कहते हैं कि मैं ट्रैवल कर रही थी और वो मुझे रास्ते में मिले और ये सब मिसकंडक्ट हुआ, बट अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स यानी कि वो ट्रैवल कर रहे थे, वो उस समय उस जगह पर नहीं थे या कहीं और थे, उस केस में वो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं अपने रिप्लाई के साथ। एंड नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ विटनेस, अगर उनके पास कुछ विटनेसेस हैं तो उसके लिए भी वो रिलेटेड विटनेसेस की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 वर्किंग डेज। तो आपको कंप्लेंट फाइल करनी, हमने देखा था 3 मंथ्स के अंदर आपको फ्रॉम द इवेंट, और अगर सीरीज ऑफ इवेंट्स है तो लास्ट इवेंट से आपको विद इन 3 मंथ्स कंप्लेंट फाइल करनी है एज पर जो हमने एक्ट में पढ़ा है। बट कुछ केसेस में आपको एक्सटेंशन मिलती है अगर आपके जेन्युइन डिले है। यहाँ पर वो बोलता है कि आपको जब कंप्लेंट मिलती है, देखिए मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ, 6 कॉपी मिलती है, उसके बाद आपने वो जो कॉपी है 7 वर्किंग डेज में आपने रिस्पोंडेंट को फॉरवर्ड करनी है। अब रिस्पोंडेंट विद इन 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज है, विद इन 10 डेज आपको रिप्लाई फाइल करेगा अलॉन्ग विद उनकी जितने भी एविडेंसेस है। द आगे बोलता है द कंप्लेंट्स कमेटी शैल मेक इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। कंप्लेंट्स कमेटी क्या करेगी? इंक्वायरी करेगी कंप्लेंट में इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। फर्दर इट सेज the complaints committee shall have the right to terminate the inquiry proceedings or to give an ex parte decision on the complaint। कब ऐसा कब कर सकती है कि बिना दूसरी पार्टी के आए वो इंक्वायरी प्रोसीडिंग या तो टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर एक्स पार्टी डिसीजन दे सकते हैं। कब? इफ द कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट fails without sufficient cause to present herself or himself for 3 consecutive hearings convened by the chairperson। तो दोनों में से अगर कोई भी फेल करता है, वेदर अग्रीव्ड हो या रिस्पोंडेंट हो, दोनों में से अगर कंसेक्यूटिवली 3 हेयरिंग्स में वो प्रेजेंट नहीं होते, और अगर होते हैं तो विदाउट सफिशिएंट कॉज, मींस पहली बात तो यहाँ पे बात जो करी गई है एब्सेंट की ही करी गई है, और विदाउट एनी रीज़न, उस केस में अगर चाहे तो चेयरपर्सन उस कंप्लेंट को या तो टर्मिनेट कर सकता है या फिर एक्स पार्टी डिसीजन दे सकता है। बट इसमें एक प्रोवाइजो है दैट टर्मिनेशन और एक्स पार्टी ऑर्डर मे नॉट बी पास विदाउट गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग 15 डेज इन एडवांस टू द पार्टी कंसर्न। तो मान लीजिए अग्रीव्ड तो प्रेजेंट हो रहे हैं बट रिस्पोंडेंट अगर प्रेजेंट नहीं हो रहे, तो यू एज ए कंप्लेंट कमेटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर है कि उसको या तो टर्मिनेट करे या एक्स पार्टी डिसीजन दे। बट ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब वो 15 डेज का नोटिस इन एडवांस दे टू द पार्टी कंसर्न, जो भी पार्टी इन डिफॉल्ट है। यहां तक क्लियर है आपको? आगे बोलता है कि द पार्टी शेल नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग इन एनी लीगल प्रैक्टिशनर। देखिए कोई लीगल केस नहीं चल रहा है जहां पर आपको लॉ के दाव पेच चलाने, आपको सेक्शंस, आपको केस लॉज, आपको कुछ भी लीगैलिटीज में डील नहीं करना है। आपको सिंपल अपना पक्ष रखना है, अपने आप को वहाँ पे गिल्टी प्रूव होने से बचाना है। उसके लिए आई डोंट थिंक आपको लीगल नॉलेज की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर अलाउ नहीं करा गया है टू ब्रिंग इन एनी लीगल प्रैक्टिशनर। अदरवाइज इट विल बी लाइक अ केस, आप बैठे हैं, जज बैठा है, बहसबाजी चल रही है, वो नहीं होता। सिंपल है, आप पे एलिगेशन है, यू जस्ट हैव टू प्रूव दैट नो, ये एलिगेशन मुझे बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को लाने से मना करता है बिफोर द कंप्लेंट्स कमेटी। यहाँ तक क्लियर है? मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे दूंगा, जस्ट ये एक बार खत्म हो जाए। In conducting the inquiry, a minimum of 3 months of the complaints committee, including presiding officer of the chairperson, as the case may be, shall be present. 3 members. देखिए, manner of inquiry कैसे करेंगे? Subject to the provisions of section 11 at the time of filing complaint, 6 कॉपी देगा aggrieved women। उसके बाद within 7 days आप उसको respondent को forward करोगे। respondent की liability है कि
10 डेज़ के अंदर वो आपको अपना रिप्लाई फाइल करे अलॉन्ग विद जो भी एविडेंसेस हैं। फर्दर कंप्लेंट कमेटी इंक्वायरी करेगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हाँ, अगर प्रेजेंट नहीं होती कोई भी पार्टी कंसेक्यूटिव हियरिंग्स पर, जो कि 3 या उससे ज़्यादा हो, उस केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास अथॉरिटी या तो उसको टर्मिनेट करे, और टर्मिनेट नहीं करते तो या फिर वो उसके जो भी कंसर्न पार्टी है उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिसीजन दे। बट ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब वो एटलीस्ट 15 डेज का नोटिस सर्व करेंगे टू द पार्टी कंसर्न, विदाउट विच चाहे वो टर्मिनेशन हो चाहे एक्स पार्टी डिसीजन हो, वैलिड नहीं होगा। फर्दर कोई भी पार्टी अपनी रिप्रेजेंटेशन के लीगल प्रैक्टिशनर को नहीं ला सकती, क्योंकि यहाँ पे लॉ का खेल ही नहीं है, यहाँ पे एलिगेशन का खेल है। आप प्रूव करें कि आप गिल्टी नहीं है, और इसमें कोई बहुत मोटे लीगल दाव पेच नहीं चाहिए। और कंडक्टिंग द इंक्वायरी, अगर आप जब इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, मिनिमम ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ द कंप्लेंट कमेटी इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द चेयरपर्सन एज द केस मे बी शैल बी प्रेजेंट। तो ड्यूरिंग इंक्वायरी 3 मेंबर्स मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर आप कमेटी की अटेंडेंस शीट देखेंगे तो आप अगर उसमें देखेंगे कि क्या हर कमेटी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रेजेंट था, अगर नहीं था तो वो मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको दिमाग में रखना है कि क्या क्लाइंट ने इन सब प्रोसीजर्स का फॉलो किया है कि नहीं। अदर रिलीफ टू द कंप्लेनेंट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर इसको एक बार गो थ्रू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इन केस आपको समझ नहीं आता, यू कैन लेट मी नो, मैं ये क्लियर कर दूंगा। देखिए, मैनर ऑफ टेकिंग एक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एक्सेप्ट इन केसेस वेयर सर्विस रूल्स एग्जिस्ट, जहां पर सर्विस रूल एग्जिस्ट करते हैं उन केसेस को छोड़कर, where the complaints committee arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has been proved, जहां पर उनको लगता है कि रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट लगाए गए आरोप प्रूव हो गए हैं, इट शैल रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर को रिकमेंड करेंगे टू टेक एनी एक्शन इंक्लूडिंग रिटर्न अपॉलजी, वार्निंग, reprimand or censure, withholding of promotion, withholding of any pay rise or increment, terminating the respondent from services or undergoing a counseling session of carrying out community service। तो इनमें से कुछ भी वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं एम्प्लॉयर को जिसमें आपकी जॉब तक जा सकती है। अगर आप एक्शन क्या होगा अगर आप फॉल्स या मैलिशियस कंप्लेंट और फॉल्स एविडेंस प्रेजेंट करते हैं, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर सर्विस रूल्स एग्जिस्ट, जहाँ पर सर्विस रूल्स एग्जिस्ट करते हैं उन केसेस के अलावा जहाँ पर भी कंप्लेंट कमेटी को लगता है कि जो एलिगेशंस हैं रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट वो malicious है, और द aggrieved woman or any other person making a complaint has made the complaint knowing it to be false, और जिन्होंने भी कंप्लेंट करी उनको मालूम है या मालूम था कि ये कंप्लेंट झूठी है, या जो विटनेसेस थे उनको भी मालूम था ये कंप्लेंट झूठी है, इट मे रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू टेक एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 9। तो उसमें एज पर रूल 9 जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है, फिर अगेन हम विल गो बैक टू रूल 9 जिसमें वो बहुत सारे एक्शंस के अगेंस्ट रिकमेंडेशन दे सकता है। कुछ अपील के बारे में बोला गया है, हम पढ़ लेंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 एनी पर्सन अग्रीड फ्रॉम द रिकमेंडेशंस मेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 13 and this non implementation of such recommendations may prefer an appeal to the appellate authority notified under section 2 of the industrial employment standing order। तो इस स्टैंडिंग ऑर्डर के जो एक्ट है उसके अंदर जो नोटिफाइड अपीलेट अथॉरिटी होगी वहाँ पर आप जाकर कंप्लेंट के अगेंस्ट या जो भी डिसीजन है उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। सेक्शन 16 की कॉन्ट्रावेंशन है तो सेक्शन प्रोविजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17, if any person contravenes the provision of section 16 the employer shall recover a sum of 5,000 rupees as penalty from such person। हम सेक्शन 16 में देख लेंगे क्या प्रोविजंस की बात करी गई है, अगर उसका आप नॉन कंप्लायंस करते हो तो आपसे रिकवरी भी हो सकती है। आप क्या मैनर रहेगा ऑर्गेनाइज करने का वर्कशॉप्स का, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 एवरी एम्प्लॉयर शैल फॉर्मुलेट वाइडली डिसेमिनेट एन इंटरनल पॉलिसी और चार्टर और रेजोल्यूशन
कैरी आउट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स एंड सेमिनार्स फॉर द मेंबर्स। देखिए गाइडलाइंस दी गई हैं आपको कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि बहुत सारी कंपनी बहुत बड़े स्केल पे भी करती हैं और बहुत सारी कंपनी अपने स्केल के हिसाब से भी करती है। तो जब भी हम कोई वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम इन रूल्स को सब रूल्स को एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो हमें पता रहेगा कि क्या हम विद इन गाइडलाइंस हैं कि नहीं। देखिए हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, उसमें हमें सिर्फ ये बताना है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट रिसीव्ड, कितने उसमें से डिस्पोज ऑफ हो गए, कितने उसमें से अभी भी पेंडिंग है जो कि 90 डेज से ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि 90 डेज की टाइमलाइन थी हमारे पास टू सेटल डाउन आर केस। बट अगर हम नहीं कर पाते तो हमें ऐसे केसेस को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ वर्कशॉप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट हमने करे हैं, या नेचर ऑफ एक्शन टेकन बाय एम्प्लॉयर, और अगर किसी भी केस में अगर हमने कोई एक्शन लिया है तो वो किस नेचर का एक्शन था वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो आप जब भी एनुअल रिपोर्ट रिव्यू करें तो आप ये ज़रूर देखें कि उसमें ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। अगर ये डिटेल्स मिसिंग है या कुछ पार्ट मिसिंग है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गेट इट डन, और वो आप सब इंक्लूजन्स आप क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक रूल्स क्योंकि बहुत छोटे हैं, हमने बड़े फास्ट पेस पे इसको कवर किया है, आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए। बट स्टिल इफ़ यू फील लाइक कि कहीं पे भी हम कुछ मिस आउट कर गए तो डू लेट मी नो, आई कम बैक टू यू, और उस पर हम कोशिश करेंगे कि आपको फिर से इस पर एक रिकैप दे पाएँ। थैंक यू।